नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक हिमाकत की थी। मैंने बाबा की एक कविता पढ़ी थी। वाह। आज मैं फिर ये हिमाकत करने जा रहा हूँ बाबा की एक और दूसरी कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है। शीर्षक है बस माँ। मैं कविता शुरू करूँ उससे पहले मैं एक विनती करूँगा आपसे मित्रों। इस कविता को आप दिल से सुनिएगा, कान से नहीं। बस माँ, तुमने जब जना था मेरा ये शरीर, तब यह था एक हिस्सा तुम्हारे शरीर का, एक दूसरे से अभिन्न, लहू सने डोर से आबद्ध। काट दी गई थी वह डोर अविलंब, स्वतंत्र जो होना था हम दोनों को एक दूसरे से, किंतु तुम नहीं हो सकी स्वतंत्र। शुरू शुरू में तो खैर बहाना दूध का था, मगर फिर बाद में और उसके बाद और उसके भी बाद कितने बहाने और बिन बहाने। बस माँ। इस कविता को पढ़ता हूं तो मालूम नहीं अंदर हलचल सी हो जाती है। खैर मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके पास समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 14वां अंक, 14th एपिसोड। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे अपनी कविताओं को लेकर के श्री राजेश जोशी जी, अपनी कहानी को लेकर के डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, और जो सतत हमारे साथ बने हुए हैं हमारे इस 14 अंक तक और आने वाले अंकों में युवा कवियों को लेकर के श्री निरंजन श्रोत्री। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं राजेश जोशी जी की कविताओं के साथ। कल मैंने उनका परिचय दिया था। कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, बहुआयामी व्यक्तित्व है राजेश जोशी जी। हमें इंतजार है राजेश जी, आइए और अपनी कविताएं हमें सुनाइए। ये कुछ कविताएं सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है चांद धरती के सबसे करीब। 69 साल बाद आज की रात चांद धरती के सबसे करीब है। आज की रात सबसे ज्यादा चमकीला है चांद। आज की रात सबसे ज्यादा चमकीला है चांद। पागलों के लिए बहुत भारी है आज की रात। आज की रात लांघ सकता है समुद्र अपनी सारी सीमाएं। कविता में अपना दिल निकाल कर रख सकता है कवि आज की रात। आज की रात मजनू को बुरा कह सकती है लैला मेरे आगे। आज मजनू को बुरा कह सकती है लैला मेरे आगे। आज की रात नंगा घूम सकता है कैस जंगलों की बस्ती में। आज 14 नवंबर 2016 की रात है। आज 14 नवंबर 2016 की रात है और इसका एक अलग पाठ भी हो सकता है। इस अंधेरे समय में चांद की तरफ मत देखो, चांद की तरफ मत देखो। आज की रात उससे आंख हटाना मुश्किल। दूसरी कविता है कविता की टोपी। कविता की टोपी पहनी तो सारा सुख चैन चुरा कर ले गए चोर। कविता की टोपी पहनी तो सारा सुख चैन चुरा कर ले गए चोर। एक मोर पंख भी नहीं छोड़ा कमबख्तों ने। कोई थाना नहीं कि जाकर इसकी रपट लिखाता। चोरों की शिनाख्त यूं भी नामुमकिन। चोरों की शिनाख्त यूं भी नामुमकिन। मौका लगते ही मेरी नींद को ले भागा चांद। आंखों के कपाट खुले देखकर भाग खड़े हुए आवारा हो गए सारे सपने। नदियां भाग कर चली गईं समुद्र के पास। लहरें बनाने मिटाने के खेल में लग गईं हवाएं। लहरें बनाने मिटाने के खेल में लग गईं हवाएं। क्या बचा मेरे पास, क्या बचा मेरे पास। अंधेरा बचा, उदासी बची, निराशा बची। घड़ी के भीतर दुख का सहमा घबराया हुआ समय बचा। घड़ी के भीतर दुख का सहमा घबराया हुआ समय बचा। तनाव से जिसकी खोपड़ी फटी जाती थी, इसको लेकर कविता लिखता।
इसको लेकर कविता लिखता तो या तो पुलिस धर लेती किसी अपराध में, या गुंडे आकर पीट जाते बिना बात। कविता लिखता पर कैसे लिखता, कविता लिखता पर कैसे लिखता। हद तो ये थी कि जाते जाते कविता की टोपी भी चुरा कर ले गई चोर। इस कविता का शीर्षक है चोर, चांद और अंधेरा। चोर हड़बड़ी में भागते हुए अंधेरा अपनी पोटली में बांध कर ले गया। चोर हड़बड़ी में भागते हुए अंधेरा अपनी पोटली में बांध कर ले गया और अपने पीछे खिड़की पर छोड़ गया चांद को। मुझे गुस्सा नहीं, तरस आया कि कहीं उबड़ खाबड़ रास्तों में ठोकर खाएगा और फोड़ लेगा अपने घुटने। सोचा आवाज दूं कि इस चांद को ले जा, तेरे पास टार्च भी नहीं। सोचा आवाज दूं कि इस चांद को ले जा, तेरे पास टार्च भी नहीं। कैसा अकल का अंधा और गांठ का पूरा था। अंधेरा भी कोई चुराने की चीज है, अंधेरा भी कोई चुराने की चीज है। तभी आया ख्याल एक कि चोरों के काम की चीज तो अंधेरा ही है। पर अब इस चांद को मैं क्या करूं, पर अब इस चांद का मैं क्या करूं। बिना अंधेरे के ये चांद भी चांद जैसा लगता ही नहीं। तभी कहीं किसी के ठोकर खाने और कराहने की आवाज आई। तभी कहीं किसी के ठोकर खाने और कराहने की आवाज आई और सारे आसमान पर अंधेरा फैल गया। चांद जो अभी तक मेरी खिड़की पर बैठा था चुपके से उठा और अंधेरे पर तैर गया। तब किसी के भागते कदमों की आवाज आई दूर से। और इस कविता का शीर्षक है मेरी कविता का चांद। गैलीलियो ने जब चांद के बारे में बोलना शुरू किया तो मैं चांद से नीचे गिर गया। गैलीलियो ने जब चांद के बारे में बोलना शुरू किया तो मैं चांद से नीचे गिर गया। मैं तो ये मानकर चांद पर टहल रहा था कि मेरी कविता का चांद वे चांद नहीं गैलीलियो जिस पर अपनी दूरबीन से ताक झांक करता रहता है। मैं तो ये मानकर चांद पर टहल रहा था कि मेरी कविता का चांद वे चांद नहीं गैलीलियो जिस पर अपनी दूरबीन से ताक झांक करता रहता है। मैं जब चांद से नीचे गिरा तो मेरा सपना कांच के खिलौने की तरह टूट कर बिखर गया। बादल मेरी नींद को लेकर चंपत हो गए। उड़ गए मेरी कविता के कागज जाने कहां कहां। मेरे टाइपराइटर की कीबोर्ड के अक्षर मेरे टाइपराइटर की कीबोर्ड के अक्षर बिखर गए आकाश गंगा में। मैंने चिल्लाकर कहा गैलीलियो से, मैंने चिल्लाकर कहा गैलीलियो से, तुम्हें अगर चांद के बारे में बोलना है तो तुम खुद अपना चांद ढूंढो। मैंने चिल्लाकर कहा गैलीलियो से कि तुम्हें अगर चांद के बारे में बोलना है तो तुम अपना खुद का चांद ढूंढो। मेरी कविता के चांद पर तुम्हारा उत्पाद नहीं चलेगा। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, आपको परिचय दिया था डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का। एक जीवन काल में इतनी सारी उपलब्धियां, देश के पहले युवा कुलपति से उनकी उपलब्धियों का प्रारंभ हुआ। कविता, कहानी, संस्मरण, लेख, साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें उनका व्यक्तित्व अछूता रहा। पत्रकारिता, जनसंचार, टेलीविजन में भी उनकी सक्रियता रही। आप एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व हैं और आपके लेखन में वो झलकती है। वर्तमान में सच्चिदानंद जोशी जी देश की प्रतिष्ठित संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं। बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं आमंत्रण देता हूं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को कि वो आए और अपनी कहानी हमें सुनाएं। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद जोशी। समावर्तन के इस अंक के लिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं अपनी एक नई कहानी, दक्षिणा। दरवाजे की घंटी बजी। रविवार की दोपहर कौन आ गया बिना बताए, ये सोचने लगा। खीज भी आई और गुस्सा भी। इधर उधर देखा तो परिवार के अन्य सदस्य या तो सो रहे थे या अपने कमरे का दरवाजा बंद किए बैठे थे।
बेटे राहुल से तो किसी सहायता की कोई उम्मीद ही न थी। हाँ, बेटी दीप्ति कभी कभी ऐसे काम जरूर कर दिया करती थी, लेकिन उसके कमरे से भी कोई हलचल नहीं हुई। मां तो दोपहर में सो ही जाती हैं अपने कान की मशीन बंद करके, सो उन्हें सुनाई देने का तो प्रश्न ही नहीं था। माया जरूर फौरन दरवाजा खोलती है, लेकिन वो पार्लर गई हुई थी। घंटी दोबारा बजी। ना जाने कौन इतना उतावला था जो रविवार की मीठी नींद में खलल डाल रहा था। खीज और झल्लाहट में मैंने दरवाजा खोला। सामने बंगाली दादा खड़ा था। ये यहां इस वक्त? मैं सोच में पड़ गया। नमस्कार साहब, पहचाने? उसने अपने खास बंगाली लहजे में पूछा। उसे पहचान पाना कठिन ही था। इससे पहले उसे दिन के उजाले में साफ सुथरे पैंट शर्ट में कभी देखा ही नहीं था। हमेशा रात में, वो भी मैकेनिक वाली डांगरी में ही उसके दर्शन हुआ करते थे। फिर भी मैंने उसे पहचान ही लिया। अरे अरे, पहचानेंगे कैसे नहीं, जरा नींद लग गई थी इसलिए थोड़ा समय लगा। अब उसे अंदर आने के लिए कहूं या बाहर दरवाजे से ही विदा करूं, यह उलझन थी। मैडम नहीं है क्या साहब? उसने पूछा। मैडम जरा मार्केट गई हैं। इधर कैसे आना हुआ? मैंने जानकारी चाही। कोई बात नहीं, आप ये मैडम को दे देना। उसने मेरे हाथ में मिठाई का एक पैकेट थमा दिया। अरे अरे, ये क्यों, किस लिए? कुछ नहीं साहब, हमारा बड़ा लड़का है ना सौरभ, वो 10th में पास हो गया, उसका खुशी में हम ये मिठाई आपको दिया है। मुझे लगा कि मैं उसे अंदर तो बैठा ही सकता हूं, लेकिन संकोच में था। अनमने से कह दिया, आओ आओ अंदर बैठो, चाय वाय पीकर जाना। वो शायद मेरा अनमनापन भाप गया और बोला, अभी नहीं साहब, फिर कभी मिलेगा, मैडम से भी मिल लेगा, आप मैडम को बता देना। वो जैसे आया था वैसे चला गया। मैं काफी देर उस मिठाई के पैकेट को हाथ में लिए सोचता रहा कि दरअसल ये मिठाई उसने दी क्यों है। आखिर बेटे के पास होने की मिठाई वो हमारे घर क्यों लेकर आएगा। लगभग 1 घंटे बाद माया लौटी। डाइनिंग टेबल पर रखे मिठाई के पैकेट को देखकर बोली, अरे ये कौन लाया? मुझे जरा शरारत सूझी। मुझे तो कौन लाया है, होगा तुम्हारा कोई चाहने वाला। अब छोड़ो भी, इस उम्र में ये मजाक अच्छे नहीं लगते। माया ने मेरा उत्साह ठंडा कर दिया। अरे वो आया था तुम्हारा बंगाली दादा, वही दे गया है। कह रहा था उसका लड़का 10th में पास हो गया, इसके लिए स्पेशल मिठाई लाया है तुम्हारे लिए। वो अपना इलेक्ट्रीशियन, सो स्वीट ऑफ हिम। और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया होगा, है ना? माया मेरी प्रतिक्रिया भाप गई थी, इसलिए उसने कहा। अब यार मेरी समझ में नहीं आता कि कब किसे कहां और कैसे बैठाना है। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा था, चाय भी पूछी थी। झूठे, मैं क्या तुम्हें जानती नहीं? रविवार की नींद में खलल आ जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। तुम और उसे चाय पीने के लिए कहोगे? माया सच बात जान गई थी। मैंने कहा, खैर छोड़ो, बताओ ये माजरा क्या है? ऑफ ऑल दी पर्सन्स, वो बंगाली दादा तुम्हें अपने बेटे के पास होने की मिठाई देने क्यों आया है? बहुत देर से यह सवाल मेरे मन में कुलबुला रहा है। उसकी अजीब कहानी है। तुम्हें याद है पिछले साल दिवाली के बाद हमारे किचन में आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट से? माया ने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा। उफ, याद मत दिलाओ उस बात की। कितनी भयानक आग थी वो। बाल बाल बच गए थे हम सब लोग उस दिन। जो हुआ वो नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन क्या हो जाता ये सोचकर अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने माया से कहा। आग का वो मंजर मेरी आंखों के सामने से घूम गया। उस रात हम लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। 10 बजे के करीब मां को किचन से पटाखे चलने जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। मां तब तक सोई नहीं थी, टेलीविजन पर अपना कोई पसंदीदा सीरियल देख रही थीं, इसलिए उनके कान की मशीन भी चालू थी। मां ने जैसे ही किचन का दरवाजा खोला, उसमें से आग की लपटें बाहर आने लगीं। मां ने घबराकर हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। फिर बच्चे भी अपने अपने कमरे से आ गए। कुछ क्षण के लिए तो हमें कुछ सूझा ही नहीं कि हम क्या करें। फिर राहुल ने जाकर मेन स्विच बंद किया। हमने पानी और मिट्टी डालकर किसी तरह आग बुझाई। पूरा किचन जलकर खाक हो चुका था।
पूरे घर में अंधेरा था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले लोगों को भी बुलाने से ना जाने वो कितनी देर बाद आते, और आने के बाद भी घर के अंदर की लाइट ठीक कर ही देते, ये कोई जरूरी नहीं था। तभी माया को याद आ गया बंगाली दादा। हमसे 4-5 घर छोड़कर जो बंगला है उसके आउटहाउस में ही रहता था। किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहां काम करता था। वक्त जरूरत कॉलोनी के लोगों के घर की बिजली सुधारने का भी काम कर दिया करता था। इससे उसे 150 रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती थी। बहुत बड़ा फॉल्ट है, कर पाएगा वो? राहुल ने शंका व्यक्त की। कहीं ऐसा ना हो कि वो और भी बिगाड़ कर चला जाए, मैंने राहुल का समर्थन किया। तुम लोग भी अजीब हो, बुलाकर देखने में क्या हर्ज है? नहीं तो क्या पूरी रात ऐसे ही अंधेरे में बैठे रहना है? माया ने कहा और बंगाली दादा को फोन लगा दिया। माया ने एक झटके में उसे सारी बात बता दी। माया के स्वर की आर्तता का ही प्रभाव था कि बंगाली दादा कुछ ही क्षणों में हमारे दरवाजे पर हाजिर था। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद घर में बिजली आई। पता चला कि कॉल बेल के तार चूहों के काटने से शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसी शॉर्ट सर्किट से पूरे के पूरे किचन में आग लग गई थी। बिजली आई, हमने राहत की सांस ली। काल किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सारा वायरिंग और एमसीबी बदल लेना दीदी, बंगाली दादा बोला। माया ने मुझे इशारा किया। मैंने पर्स टटोला। उसमें 2000 के 2 नोट थे, एक 100 का भी था। मैंने 100 रुपए का नोट निकालकर बंगाली दादा के हाथ में रख दिया। माया ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इंसान की यही तो फितरत है, जब मुसीबत में हो तो सिर के बल खड़े होकर भी कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहता है और मुसीबत टल जाने पर शेर हो जाता है। अच्छा साहब, चलता हूं। अच्छा, जाकर खाना खाऊंगा अभी, उसने कहा। हमने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। इतनी रात को खाना खाएंगे दादा आप? माया ने पूछा। हाँ, वो मैडम काम से वापस आया ही था, खाने को बैठा ही था, इतने में आपका फोन आ गया। आवाज सुना तो सोचा जरूर कुछ झमेला है, इसलिए भागकर सीधा चला आया। अभी जाकर खाना खाएगा, उसने कहा और चला गया। मुझे याद है, उसके जाने के बाद इतने कम पैसे देने पर माया ने जमकर मेरी क्लास ली थी। हाँ हाँ, पूरी बात मुझे याद है, लेकिन वो तो बात वहीं खत्म हो गई थी ना, मैंने माया से कहा। नहीं, वहां बात खत्म नहीं हुई थी। तुमसे छिपकर मैंने दूसरे दिन बंगाली दादा को बुलाया था और लिफाफे में डालकर 2000 रुपए उसे देने चाहे थे, लेकिन उसने वो पैसे लिए नहीं और कहा कि उसने ये काम अपना घर समझकर किया है। उसने मुझे एक मदद मांगी कि मैं उसके बेटे को मैथ्स पढ़ा दूं। कहने लगा, मैं तो जिंदगी भर मैकेनिक रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन वो मैथ्स में कमजोर है। आपकी मदद मेरे लिए बड़ा एहसान होगी। तो क्या तुमने उसे अपनी क्लास में दाखिला दे दिया? नहीं, मैं जानती थी कि क्लास की फीस देने के पैसे नहीं है उसके पास, इसलिए मैंने उसे हफ्ते में 2 दिन अलग से गाइड करना शुरू कर दिया। लड़का होशियार था, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी थी, बस कॉन्फिडेंस दिलाया और लड़का अपना काम ठीक से करने लग गया। और देखो, अच्छा रिजल्ट ले ही आया, माया ने कहा और मिठाई का पैकेट खोलने लगी। तभी उसे उसमें रखा एक लिफाफा भी दिखा। वो चौंकी और बोली, अरे ये क्या है इसमें? मैं भी चौंका। मुझे क्या पता, मैंने तो इसे जस का तस रख दिया था। तुम तो कोई भी चीज ढंग से देखते ही नहीं, माया झुंझलाई। उसने वो लिफाफा खोला। उसमें कितने रुपए थे ये मैं नहीं देख पाया। माया एकदम अस्वस्थ हो गई। उसने तुरंत फोन लगा दिया। मैं समझ गया फोन बंगाली दादा को ही लगा है। जो ही सामने वाले ने फोन उठाया, माया ने बम्बार्डिंग शुरू कर दी। बधाई हो दादा। लेकिन ये क्या दादा, आप तो बिना मिले ही चले गए, और मिठाई के साथ उस लिफाफे की क्या जरूरत थी? तुम तो जानते हो दादा, सौरभ को मैंने क्लास के हिसाब से नहीं पढ़ाया, तो फिर ये लिफाफा आपने क्यों दिया? दादा, आपने तो पराया कर दिया हमें। माया की बात के उत्तर में बंगाली दादा ने क्या कहा ये तो मालूम नहीं, लेकिन देखा माया की आंखें नम हो गई थीं। फोन कटने के बाद, इससे पहले कि मैं उसे कुछ पूछता, माया ही बोलने लगी। कितनी बड़ी बात कह गया वो। कहने लगा, मैडम, आपकी क्लास की फीस दे सकूं ये तो हैसियत नहीं है मेरी, पर उस दिन आपके घर में
रोशनी लाने के लिए आप मुझे ढेर सारा रुपया देना चाहती थी। सौरभ का सपना हमारी जिंदगी है, तो क्या हमारी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकता? फीस समझकर मत लीजिए मैडम, दक्षिणा समझकर रख लीजिए। माया ने पूरी बात की और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। सच कहूं तो आंखें तो मेरी भी नम हो चली थी। दोस्तों, मैं जब भी निरंजन श्रोत्री जी के बारे में बात करता हूँ तो बात दिल से निकलती है, जैसे एक मित्र के साथ हमेशा होता है। हकीकत ये है कि निरंजन भाई एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने युवा कवियों को मौका दिया, उनको एक स्थान दिया। आज फिर मैं आमंत्रण देता हूं निरंजन भाई को कि अपने युवा कवियों को लेकर के आए और हमें उनकी कविताएं सुनाएं। निरंजन श्रोत्री। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं अनिल करमेले को। अनिल करमेले महत्वपूर्ण युवा कवि हैं और समकालीन कविता का एक सुपरिचित नाम है। उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, ईश्वर के नाम पर, और हाल ही में उनका संग्रह आया है, बाकी बच्चे कुछ लोग। अनिल की खासियत है कि वे कविता पोस्टर का भी निर्माण करते हैं। बहुत सुंदर रंग, दृश्य और शब्दों का संयोजन अनिल के पोस्टर्स में हमको मिलता है। अनिल करमेले की कविताओं में वे प्रेम को रूमानी फ्रेम से निकालकर मानवीय सरोकार का अनिवार्य तत्व बनाकर प्रस्तुत करते हैं। मानवीय रिश्तों की, पारिवारिक रिश्तों की नए सिरे से पड़ताल करता है यह कवि। आइए सुनते हैं अनिल करमेले की कविताएं। मित्रों नमस्कार, मैं अनिल करमेले आपके सामने अपनी कुछ कविताएं सुनाता हूं। पहली कविता है वह समय। यह वह समय था जब निकलता था सूरज पूरब से और उसकी आंख में डूब जाता था। हवाएं बताती थीं कि आती रहीं उसी को छूकर, और इधर उतर आता था वसंत। पराजित हो जाता था घड़ी में दिखने वाला समय, जिनसे पहुंचा जा सकता था अपने अपने घर, वे रास्ते रूठ जाते थे अंधेरे में। दरअसल ठीक उसी समय स्ट्रीट लाइट जलाने वाला भी ले रहा होता था अपनी प्रेयसी का आखिरी चुंबन। यह वह समय था जब नींद उसकी गली में चहलकदमी करती थी और वह किताबों, दरों, दीवारों, रोटियों में। उस समय पिता हिटलर लगते थे, मां पृथ्वी पर उपस्थित माओं की तरह। बहन थी सबसे विश्वस्त मित्र, भाई थे जासूस की मारक भूमिका में। उस समय कुछ ही मित्र मुगले आजम के सलीम थे, बाकी हो गए थे श्रवण कुमार। यह वह समय था जब लगती थी दुनिया बेहद खूबसूरत और हर आदमी को चाहने को जी चाहता था। यह वह समय था जब लगती थी दुनिया बेहद खूबसूरत और हर आदमी को चाहने को जी चाहता था। अब मेरी दूसरी कविता सुनिए। कविता का शीर्षक है कस्बे की माधुरी। सितंबर की तेज धूप में सुबह के 11:30 बज रहे थे जब वह दाखिल हुई सहमती। चेहरा ढका था स्कार्फ से, बस झांक रही थीं 2 गोल गोल आंखें। यह जिला मुख्यालय का एक होटल था, रेस्टोरेंट और रहने के लिए कमरे की व्यवस्था वाला। झुकी झुकी आंखों से इधर उधर हिरनी की तरह देखती, वह पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट में थी अपने प्रेमी के साथ। टेबल पर आमने सामने बैठने का चलन इन दिनों गायब था शहरों में। यह उसे पता नहीं था शायद।
वह 20 बरस के लड़के के साथ सटकर बैठी थी, किसी बंद मगर औरों की उपस्थिति वाली जगह में। यह उसकी पहली आमद लग रही थी। लड़के की आंखों में वैसी ही चमक थी जैसे शिकार को देखकर सांप की आंखों में होती है, और लड़की की आंखें चौंधिया गई थी। सितंबर की तेज धूप में 12 बज रहे थे तब वे होटल के कमरे में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट के आधे घंटे में कितनी ही प्रेमी फिल्मों के चित्र लड़की के दिमाग में कोलाज की शक्ल में चलते रहे। रेस्टोरेंट के आधे घंटे में कितनी ही प्रेमी फिल्मों के चित्र लड़की के दिमाग में कोलाज की शक्ल में चलते रहे। दिल की बढ़ी हुई धड़कनों के साथ उत्सुकता, रोमांच, उम्मीद, भरोसा, रहस्य और हौसले की कितनी ही लहरें उठती गिरती रहीं दोनों के मन में। मगर लड़के के दृश्य में बार बार स्थिर हो जाती माधुरी की खुली पीठ, जहां एक रंगीन डोरी की 1.5 गठान खुलने को थी आतुर। आखिर समय के हौसले के पंजे में दबी वह कमरे में थी भरभरा कर गिरती हुई दीवार की तरह। ग्लोबल बाजार वाले समय की चिकनी सतह पर उसके कदम कैसे लड़खड़ाए होंगे, कैसे वह अपने उम्र जितनी होटल की 17 सीढ़ियां चढ़ पाई थी, कितनी मुश्किल या आसानी से। बहुत मुश्किल है यह कहना। धन्यवाद। आज रविवार है, तारीख है 9 अगस्त 2020। हमने आज आपको अपना 14वां अंक 14th एपिसोड सुनाया। हम उसके अंत पे आ गए हैं, लेकिन एक बात मन में अभी भी खल रही है। आपके कमेंट्स और आपके सजेशंस हमको उतने नहीं मिल रहे जितनी हमको अपेक्षा है। हमारे एक मित्र ने हमको एक सजेशन भेजा था कि आप कार्यक्रम की शुरुआत में आज कौन कौन आने वाला है, कविता, कहानी वगैरह लेकर के उनका नाम एक साथ बता दीजिए, तो हम उस तरह से अपनी प्लानिंग कर सकें कि हमें कैसे सुनना है। मैंने उसकी शुरुआत कर दी है। तो मित्रों, आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस भेजिए, और साथ साथ आपके लिए कविताएं आप अच्छा लिखते होंगे, हमें भेजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। और जैसा हमेशा कहता हूँ, यूट्यूब में और FB पे, फेसबुक पे हम हैं। जुड़िए हमारे साथ, हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। मेरा इंतजार करिएगा। मैं अगले शनिवार को फिर आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।